स्टडी चैम्प्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की चाल दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारी गतिज ऊर्जा यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमारा होता है हाफ mv²। इसके अंदर जो m है हमारा, ये हमारा वस्तु का द्रव्यमान यानी कि इसका मास है, और जो v है ये उसका वेग यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है। ठीक है, हमसे प्रश्न में बोला गया है कि वस्तु की जो चाल है यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है, अगर वो दुगनी कर दी जाए यानी कि जो उसकी v है वो 2v हो जाए तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब हम इस दुगनी वेलोसिटी को इस फॉर्मूले के अंदर में पुट करते हैं, तो हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m ब्रैकेट में 2v का स्क्वायर। तो ये 2 2 4 हो के 4 हमारा बाहर आ जाएगा, और ये हमारा हाफ mv² हो जाएगा। यानी कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है पुरानी वाली, वो नई काइनेटिक एनर्जी के 4 गुना हो गई। यानी कि हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो चाल दुगनी करने से 4 गुना हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितनी भी गुना स्पीड इसकी बढ़ेगी उतना ही इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 2 गुना स्पीड इसकी बढ़ रही है तो 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर ये स्पीड हमारी 6 गुना बढ़ रही है, ठीक है, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है 6 6 36 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए। तो जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं और हमारे घर का कोई पता होता है, जिससे कोई बाहर के जो भी आदमी है वो हमारे घर को ढूंढ लेता है, हमारी लोकेशन उसे मिल जाती है। ठीक है, ऐसे ही इंटरनेट पे जो यूआरएल होता है ना, उससे वेबसाइट की लोकेशन मिल जाती है। तो यूआरएल अगर होगा तो किसी वेबसाइट का एग्जैक्ट पता चल जाएगा, तो जो भी यूज़र है वो इसी पते से डेटा को यूज़ कर रहा है। तो यूआरएल हमारा क्या होता है, ये हमारा एक यूनिक एड्रेस होता है। हर एक जो यूआरएल होता है उसमें आमतौर पर जो है कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा देखते हैं ना हम लोग HTTP, तो ये इस तरीके का प्रोटोकॉल होता है और उसका कोई डोमेन का नाम होता है, जैसे http/google.com। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा यूआरएल हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो हमें सही वाला बताना है, तो इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा इंसुलिन थायराइड, ये हमारा गलत है। इंसुलिन है ना हमारा, ये हमारा थायराइड नहीं बनाता। ये कौन बनाता है? ये हमारी जो पैनक्रियाज होती है ना, ठीक है, ये हमारी पैनक्रियाज यानी कि हमारा जो अग्न्याशय है वो बनाता है इसे। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा एड्रेनिल अधिवक्र ग्रंथि, यानी कि हमारा जो एड्रेनिल है वो हमारा किससे बनता है, वो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से बनता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसे हम लोग फाइट और फ्लाइट यानी कि उड़ो और लड़ो नाम का जो हार्मोन है उसके नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा थायरोक्साइन अग्नाशय, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो थायरोक्साइन है ये हमारा जो है थायराइड ग्रंथि से बनता है। ठीक है, फिर हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो पिट्यूटरी, ये भी हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो हमारा टेस्टिस से बनता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो जो हमारे टैक्स होते हैं ना वो हमारे 2 तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स यानी कि हमारा प्रत्यक्ष कर, और दूसरा हमारा होता है अप्रत्यक्ष कर यानी कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो भी ये टैक्स है ना, ये कोई मान लो व्यक्ति है, उसकी जो भी संपत्ति या फिर जो आय होगी उसकी आय या संपत्ति पर डायरेक्टली लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई सैलरी है, आप 1 लाख रुपए पर महीने कमाते हैं, तो आपके ऊपर में जो भी कोई इनकम टैक्स लगेगा ना तो आपको खुद भरना होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है डायरेक्ट टैक्स में आता है। तो हमारा जो आयकर है ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि हमारा ये अप्रत्यक्ष कर नहीं है। इसके अलावा हमारा जो निगम कर है ये हमारा जो है एक प्रत्यक्ष कर है, ये भी हमारा डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये कंपनियों के द्वारा किए गए मुनाफे पर लगाया जाता है। तो ये हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये हमारा एक डायरेक्ट टैक्स है, ये भी हमारा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी जीएसटी। जीएसटी जो हमारा होता है ये हमारी किसी वस्तु या सेवा के उपभोग पर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें जो है ये शामिल होता है हमारा जीएसटी। तो हमारे एक अप्रत्यक्ष कर है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो संपत्ति कर यानी कि जो वेल्थ टैक्स है ये हमारा एक डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष कर है, इसे किसी व्यक्ति या संस्था की संपत्ति के स्वामित्व पर लगाया जाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से प्रमुख नेता कौन नहीं था? तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, विपिन चंद्र पाल। तो जो हमारे नाना साहेब और जो रानी लक्ष्मीबाई थे, इन्होंने 1857 का जो विद्रोह था वो झांसी के अंदर में उसका नेतृत्व किया था। लेकिन विपिन चंद्र पाल जो थे ये हमारे लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की जो तिकड़ी थी, ठीक है, उसका हिस्सा थे। और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसके जो गर्म दल थे ना उसके नेता थे।
कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। और रिफ्ट वैली क्या होती है? रिफ्ट वैली ऐसी घाटी होती है जो पृथ्वी की परतों में दरार के कारण नीचे धंस जाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारी ये 3 प्लेट्स थी, यहाँ पर ए, बी और ये सी। ठीक है, अब मान लीजिए जो हमारी बी प्लेट है ये नीचे धंस गई, तो क्या हुआ, जो हमारी ए और सी प्लेट है ये हमारी ऊपर रह जाएंगी, तो हमारी यहाँ पर एक तरीके की घाटी बन जाएगी। ठीक है, रिफ्ट वैली बन जाएगी, जिससे होकर हमारी जो ये नर्मदा नदी है, ठीक है, ये हमारी इससे बहती है। तो जो नर्मदा नदी है ये हमारी डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि ये जो है सुपर इम्पोज कर जाती है इन घाटियों के बीच में, और इसलिए सिर्फ एस्चुरी ही बनाती है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है हमारी, ये हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर में बहती है। ठीक है, कहाँ से? ये ईस्ट से वेस्ट की ओर में बहती है। उत्तर के अंदर में विंध्या पर्वत श्रेणी और दक्षिण के अंदर में जो सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है, इसके बीच से होकर बहती है। अगर आपसे इसका उद्गम स्थान पूछा जाए तो ये अमरकंटक की पठार से निकलती है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 368। तो हमारा जो भारतीय संविधान का भाग 20 और जो आर्टिकल नंबर 368 है, इसके अंदर में संविधान को संशोधित करने की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है। ये संविधान के अंदर में किसी भी हिस्से को जोड़ने, बदलने या फिर हटाने की शक्ति देता है। इसके अलावा हमारा जो आर्टिकल 356 है, ये जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी जो प्रेसिडेंट रूल है उसके लगने से संबंधित है। और जो हमारा आर्टिकल नंबर 352 है, ये राष्ट्रपति आकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। और जो हमारा आर्टिकल नंबर 360 है, ये हमारा जो वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1676 mm। तो ब्रॉड गेज जो है ये भारत के अंदर में सबसे अधिक जो है इस्तेमाल की जाने वाली रेलवे गेज है। इसकी जो ट्रैक की चौड़ाई है वो 1676 mm होती है। ये नैरो गेज की तुलना में ज़्यादा गति और जो भार है उसको उठाने की क्षमता देता है। जितनी भी हमारी भारी और तेज़ ट्रेनें होती है ना, उनके लिए ब्रॉड गेज जो है वो यूज़फुल होता है। इसके अलावा जो 1000 mm है, ये किसके लिए होता है? ये हमारा मीटर गेज के लिए होता है। ठीक है, आपको याद रखना किसके लिए होता है? हमारा मीटर गेज के लिए। और जो हमारे 762 mm और जो 610 mm है, ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं ना, उसमें उपयोग में लाए जाते हैं, जो कि हमारा नैरो गेज होता है। ठीक है, कौन सा होता है? हमारा नैरो गेज। तो आपको ये सारे डेटा जो है ये याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स में आपसे कभी भी इन गेज के बारे में पूछा जा सकता है। 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, इसका केंद्र केवल मेरठ था। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो विद्रोह है ये हमारा मेरठ से शुरू हुआ था, लेकिन ये तेजी से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर और बिहार जैसे कई इलाकों में फैल गया था। ठीक, तो ये केवल मेरठ तक सीमित नहीं था, बल्कि आगे भी बढ़ा था। फिर ऑप्शन बी है हमारा, सभी भारतीय शासकों ने इसका समर्थन किया था। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, इंदौर के होलकर और कश्मीर के शासकों जैसे कई प्रमुख राजाओं ने इसका जो है समर्थन नहीं किया था। ठीक है, बल्कि अंग्रेजों के प्रति वो वफादार रहे थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन सी है हमारा, बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया था। ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरठ से आए हुए जितने विद्रोही सिपाही थे, उन्होंने 11 मई 1857 को दिल्ली में पहुंचकर जो अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर थे उसको भारत का सम्राट घोषित किया था, और उन्होंने विद्रोहियों के राजनीतिक और प्रतीकात्मक नेता के रूप में काम किया था। ऑप्शन डी हमारा, यह केवल सैनिक विद्रोह था। ये भी हमारा गलत है। ये विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था ये ब्रिटिश सेना के सिपाहियों द्वारा हुआ था, लेकिन बाद में इसके अंदर में किसान, जमींदार, कारीगर और जो आम लोग थे ना, वो भी शामिल हो गए थे। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1024 बाइट्स के। हमारे जो कंप्यूटर होते हैं ये बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है, इसकी जो बेस होती है हमारी वो 2 होती है। हमारा जो 1 बाइट होता है वो 8 बिट के बराबर होता है, और जो 1 के भी होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भाषाओं से। तो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर में भारत की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। करंटली जो है भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसके अंदर में टोटल 22 जो भाषाएं हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा हमारा जो पंचायती राज है, ये हमारा जो 73वां अमेंडमेंट था उससे संबंधित है। और जो हमारा आपातकाल है
ये हमारा आर्टिकल नंबर 352, 56 और 360 से संबंधित है। और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे आर्टिकल नंबर 51 और पार्ट 4A में आते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, माल परिवहन से। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है एक खास रेलवे का नेटवर्क है जो सिर्फ माल यानी कि जो गुड्स होते हैं ना उनको ढोने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य है तेज माल परिवहन, इसके अलावा जो यात्री ट्रेनें हैं उनका दबाव कम करना और इंडस्ट्रियल सप्लाई को जो है वो तेज करना होता है। इसके अंदर में जो भारत की मालगाड़ियाँ हैं उनके लिए विशेष और अलग से जो है ट्रैक बनते हैं। इसमें मालगाड़ियों की जो गति है वो बढ़ जाती है और उन्हें जो है यात्री ट्रेनों का जो ट्रैफिक है उसका सामना नहीं करना पड़ता। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1922 में। तो महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन 5 फरवरी 1922 को जो उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक जो स्थान था ना उस पर हुई एक हिंसक घटना के कारण समाप्त हो गया। यहाँ पर क्या हुआ था, जो भीड़ थी उसने पुलिस स्टेशन के अंदर में आग लगा दी थी, जिसमें जो 22 पुलिसकर्मी थे वो जिंदा जल गए थे। और जो हमारे गांधी जी हैं ये हिंसा के खिलाफ थे। इन्होंने इस घटना से नाराज होकर 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्टेप्स। तो स्टेप्स जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे हल्की हड्डी है। ये कहाँ पर होती है? ये हमारा जो कान है ना, कान के मिडल ईयर में होती है। ठीक है, इसकी जो आपसे अगर लेंथ पूछी जाए तो इसकी जो लेंथ होती है वो हमारी 3 mm होती है। ठीक है, 3 मिलीमीटर। इसके अलावा हमारा फीमर क्या है? फीमर जो है ये हमारी जो जांग है उसकी हड्डी होती है। ये हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है तो हमारी जांग ही है। ठीक है, यानी कि हमारी थाई बोन। इसके अलावा हमारी जो टिबिया है ये हमारी जो है पैर के निचले हिस्से की जो हमारा लोअर लेग उसकी जो है एक बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, जो घुटने के नीचे में होती है। और जो रेडियस है ये जो है हाथ के निचले हिस्से यानी कि हमारा फोर आर्म है उसके निचले हिस्से की हड्डी होती है। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का मुख्य कारक है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड और जो हमारा NOx यानी कि हमारा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि जो हमारी वातावरण के अंदर जो मौजूद नमी होती है ना, ये और सल्फर डाइऑक्साइड क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन और जो अन्य जो जितने भी केमिकल्स होते हैं उनके साथ में रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, जिससे बाद में ये एसिड पृथ्वी के ऊपर में बारिश के रूप में गिरते हैं, जिससे हम लोग अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के नाम से जानते हैं। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 4 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।